हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ करेंगे बैठक। ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर होगी चर्चा। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए तैयार होगा प्लान। बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी। 48 घंटे में बीजेपी के 6 विधायकों ने दिया इस्तीफा, तो वहीं बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस और सपा के एक विधायक। महाराष्ट्र पुलिस पर छाए कोरोना के काले बादल। राज्य में अब तक 2100 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के चलते 256 पुलिसकर्मियों की जा चुकी है जान। यूपी में आज से मिलेंगे यूपी टेट के एडमिट कार्ड। अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। 23 जनवरी को होनी है यूपी टेट की परीक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वो देश के राज्यों में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में ओमिक्रॉन से रोकथाम के लिए चर्चा भी की जाएगी। गौरतलब है कि इस समय देश में कोविड ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने भी कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उस बैठक में ओमिक्रॉन की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों, दवाओं की उपलब्धता सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की समीक्षा की गई थी। योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सीएम बनने से पहले योगी गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद थे। फिर सीएम बनने के लिए विधान परिषद से उनकी एंट्री कराई गई थी। विधान परिषद के लिए योगी निर्विरोध चुने गए थे। फिर एमएलसी बनने के बाद योगी सीएम बने थे। अब तक इस बात को लेकर चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी, अयोध्या के साथ साथ मथुरा का नाम भी सामने आया था, लेकिन इन सभी नामों में अयोध्या के नाम पर मोहर लगती हुई मालूम होती है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता की कुर्सी थामने के बाद ही यहाँ के विकास कार्यों में तेजी आई। अयोध्या नगरी न सिर्फ विकास कार्यों से फलीभूत हुई, बल्कि राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर नतीजा सामने आया और वर्तमान में यहाँ मंदिर निर्माण के कार्य को गति मिलती हुई भी नजर आ रही है। सीएम योगी की सरकार में अयोध्या ने कई बड़े खिताब भी अपने नाम किए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में यहाँ पर दीप जलाने का दौर रहा। इस दौरान अयोध्या में रिकॉर्ड दिए जले और अयोध्या राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में जगमगा रही थी। दिल्ली में चल रही बीजेपी की बैठक में 2 दिनों में पार्टी ने लगभग 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कर ली है। 2 दिनों की बैठक में लगभग 175 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए गए हैं। बीजेपी नेताओं के बीच आज भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा जारी रहेगी। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। जानकारी के अनुसार सूत्रों ने ये खबर दी है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। साल 2017 में लगभग 90 सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई थी। इनमें से लगभग आधी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार बदल सकती है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों की सीट भी बीजेपी बदल सकती है, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है और जिनको लेकर जमीन पर नाराजगी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। बताया जा रहा है कि राज्य के 4 अन्य विधायकों ने भी उनके समर्थन में ही बीजेपी को अलविदा कह दिया है। दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश सरकार में वन्य एवं पर्यावरण मंत्री है। दारा सिंह चौहान मऊ की बदुभन सीट से विधायक है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का प्लान तैयार करने में जुट गई है। इस बीच खबर है कि बुधवार को समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव के साथ हुई बैठक में ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले सुभा सपा को 8, शिवपाल यादव को प्रसपा
को 6, केशव देव मौर्य के महान दल को 3, संजय चौहान की जनवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। सूत्रों का यह भी दावा है कि बैठक में टीएमसी और एनसीपी को एक सीट देने पर फैसला हुआ है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि शिवपाल की प्रसपा को जो 6 सीटें ऑफर की गई है उसमें गुन्नौर, जसवंत नगर, भोजपुर, जसराना, मुबारकपुर और गाजीपुर की एक सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। मेरे पास किसी छोटे या बड़े राजनेता का फोन नहीं आया है। अगर वे समय पर सतर्क होते और सार्वजनिक मुद्दों पर काम करते तो बीजेपी को इसका सामना नहीं करना पड़ता। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के जिस नेता ने मुझसे बातचीत की उनसे मैंने सम्मान के साथ बातचीत की। मैंने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और सुनील बंसल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी स्वाभाविक है। पार्टी के रवैये के कारण ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और मुझे इसका दुख नहीं है। नाराजगी की वजह जहां बतानी थी बता दी है। उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने उन नेताओं को प्रत्याशी बनाया है जो पहली बार विधानसभा चुनाव में अपना हाथ आजमा रहे हैं। यानी चुनावों के लिए आप प्रत्याशी फ्रेशर है, लेकिन आप पार्टी इनको बड़ा हथियार मान रही है। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव में हाथ आजमा रही आम आदमी पार्टी ने अपने 42 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बुधवार को कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को चुनाव संबंधित समितियों समेत सभी पदों से हटा दिया है। इस संबंध में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने आदेश जारी कर दिया है। किशोर उपाध्याय पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मुहिम को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मौके पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की रात के अंधेरे में बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री और चुनाव प्रभारी से मुलाकात ने राजनीति को गरमा दिया है। इससे कांग्रेस भी असहज नजर आ रही थी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोरियाल ने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि किशोर बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी में जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने 4 जनवरी की रात बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से उनकी फ्लैट में मुलाकात की थी। इस दौरान वहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज हो गई थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बुधवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमतें बुधवार को बढ़कर $84 प्रति बैरल पर पहुंच गई। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल 5 नवंबर 2021 को $82.74 प्रति बैरल पर था, लेकिन 1 दिसंबर को $68.87 प्रति बैरल पर आ गया। इसके बाद दरें बढ़ना शुरू हुई और बुधवार को क्रूड के दाम बढ़कर $83.82 प्रति बैरल हो गए। बता दें कि 4 नवंबर 2021 के बाद से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगी हुई है। उस दिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। जून 2017 में डेली प्राइस रिवीजन आने के बाद से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ना होने की ये सबसे लंबी मियाद है। 4 नवंबर 2021 को डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई, जिससे खुदरा पंप दरों में कमी आई। उस दिन ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए स्थानीय बिक्री कर या वैट में कटौती की थी। आम जनता पर फिर महंगाई का झटका लग गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बाद अब साबुन और सर्फ भी महंगे हो चुके हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और सर्फ की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एफएमसीजी कंपनी ने कीमतों में 20% तक का इजाफा कर दिया है। बता दें कि व्हील, रेन, लाइफ बॉय समेत कई साबुन की कीमतों में इजाफा हो चुका है। कंपनी ने बताया है कि कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे की वजह से साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों को भी बढ़ाया गया है। इनपुट कॉस्ट में हो रही बढ़ोतरी की वजह से पिछले साल भी साबुन और सर्फ की कीमतों में इजाफा किया गया था। हरियाणा में सरकारी अध्यापकों के शीतकालीन अवकाश खत्म हो रहे हैं, इसलिए 13 जनवरी से अध्यापकों के लिए स्कूल खुल जाएंगे और उन्हें नियमित दिनचर्या के साथ स्कूल पहुंचना होगा। शिक्षा विभाग ने बुधवार को स्कूल प्रिंसिपलों को आदेश जारी करके रोस्टर के अनुसार 50% अध्यापक स्कूल बुलाने को कहा है। हालांकि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अभी बच्चों को 26 जनवरी तक स्कूल नहीं बुलाया जाएगा।
बच्चों को ऑनलाइन काम मिलेगा जो उन्हें घर बैठकर करना होगा। वहीं मोरनी में स्कूली बच्चों को पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल एक मीटिंग करेंगे, जिसमें अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। दरअसल प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने 1 से 12 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद कर दिए थे। बाद में सरकार ने पत्र जारी करके कहा था कि 12 जनवरी तक स्कूल बंद वाले दिन अध्यापकों के शीतकालीन अवकाश में गिने जाएंगे। हालांकि संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने 12 जनवरी से पहले ही स्कूलों को 26 जनवरी तक बंद करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला लिया गया है। 14 जनवरी को होने वाले माघ मेले की तैयारियां प्रयागराज में जोर शोर से चल रही है। मेले की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव एन मिश्रा ने कहा कि माघ मेला 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। पुलिस की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मेले में आने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा जो मेले की तैयारियों में जुटे हुए हैं उनके लिए भी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। मिली जानकारी के मुताबिक मेले की तैयारियों में जुटे 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिन्हें कोरोना जांच के बाद आइसोलेट कर दिया गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 27,561 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। साथ ही एक दिन के अंदर 40 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। यानी जनवरी के शुरुआती 12 दिन में कोरोना से 133 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। साथ ही बुधवार को यहां पर संक्रमण दर 26.22% दर्ज की गई। दिल्ली में अभी 56,991 मरीज होम आइसोलेशन में है। राजधानी में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 4.79% है, जबकि रिकवरी दर 93.70% है। 24 घंटे में 14,957 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या अभी 20,868 है, जबकि कोरोना डेथ रेट 1.56% है। पूरे भारत के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना और ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जहां जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं हरिद्वार जेल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां इससे पहले शासन के आदेश पर हरिद्वार जेल में बंद कैदियों की मुलाकात बंद कर दी गई थी। तो अब बुधवार को हरिद्वार की जेल में एक बैरक को आइसोलेशन बैरक के रूप में बदल दिया गया है, जहां बाहर से आने वाले कैदियों को रखा जाएगा। एक तो जो मुलाकातें हैं शासन द्वारा जो है वो मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और प्रिजन इनमेट कॉलिंग के सिस्टम के माध्यम से वो बंदीगण जो है अपने परिजनों से वार्तालाप कर सकते हैं। द्वितीय, हमारे द्वारा एक बैरक को जो है आइसोलेशन बैरक में बदल दिया गया है, और जो भी नए बंदे आ रहे हैं उसको उस बैरक में रखा जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने बड़ा दावा किया है। भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि कोवैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर देता है। कंपनी ने बूस्टर डोज पर जारी शोध के शुरुआती नतीजे आने के बाद ये दावा किया है। भारत बायोटेक ने कहा कि हमने पाया है कि टेस्ट सीरम के 100% सैंपल ने डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया है, और 90% से अधिक टेस्ट सीरम के सैंपल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर कर दिया है। भारत बायोटेक का कहना है कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में 2 डोज लेने वालों की तुलना में एंटीबॉडीज 5 गुना बढ़ी है। कंपनी ने कहा कि बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में CD4 और CD8 सेल में बढ़त देखने को मिली। ये वो सेल होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा देते हैं। इससे पहले कंपनी ने अपने अध्ययनों में कोविड के कंसर्न वेरिएंट अल्फा, बीटा, डेल्टा, जेटा और कप्पा के खिलाफ कोवैक्सीन का प्रदर्शन बेहतर पाया था। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर मास्क नहीं पहनने के लिए 4,434 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आंकड़ों के मुताबिक 11 जिलों में मास्क के उल्लंघन के लिए 4,434 लोगों, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 107, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 17 और शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन के लिए 2 लोगों के चालान काटे गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मास्क पहनने के नियम का सबसे ज्यादा उल्लंघन दक्षिण पूर्व जिले में हुआ, जहां 780 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं पूर्व में 730, उत्तर में 583 और दक्षिण पश्चिम में 559 लोगों का चालान काटा गया। नई दिल्ली जिले में सबसे कम यानी 156 लोगों को जुर्माना देना पड़ा। राजस्व विभाग की प्रवर्तन टीमों ने रेस्टोरेंट, होटल, बाजारों और ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में टीम तैयार की है।
मीटर रीडरों की ओर से काफी लंबे समय से वेतन ना मिलने से आक्रोश है। मीटर रीडरों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें लगातार आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही। इसी की वजह से उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा। लगभग 3 दर्जन मीटर रीडरों की ओर से विद्युत उपखंड इजलास पर जमकर प्रदर्शन किया गया और उनकी ओर से ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें वेतन बढ़ाने को लेकर मांग की गई है। और हमें पिछले 4 महीने से कोई भी वेतन में एक पैसा भी नहीं मिला है और पिछली कंपनी में हमें 1350 का टारगेट था, अब 1850 का कर दिया है। और उसके अलावा 400 बिल हमें जमा करने हर मंथ, इसका भी हमें दबाव दिया जा रहा है। वॉलेट रिचार्ज करने का दबाव दिया जा रहा है, जबकि हमें वेतन नहीं मिला है तो वॉलेट रिचार्ज कहाँ से कराएं। इसके अलावा मंथली 2500 रुपये की पेट्रोल भी खर्चा हो जाता है। तो इसमें हमें आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसका ज्ञापन हम एक्सचेंज साहब को और एसडीओ साहब को देने आए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने संविदा भर्ती के नियम जारी कर दिए हैं। नियमों के तहत संविदा पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 40 साल होगी। इसमें आरक्षण का प्रावधान भी लागू होगा और उसके आधार पर आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। इसके अलावा संविदा कर्मियों के मानदेय में सालाना 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। पहली बार जारी हुए नियमों का कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि आरक्षित वर्ग के पुरुष और सामान्य महिला को 5-5, आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी। संविदा कर्मियों पर अवकाश और मेडिक्लेम के प्रावधान भी लागू होंगे। इसका संविदा कर्मियों को काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा। राजस्थान सोलर रूफटॉप देश भर में तीसरे पायदान पर आ गया है। राजस्थान में अब तक 612 मेगावाट कैपेसिटी डेवलप कर ली गई है। 20,000 से ज्यादा कनेक्शन प्रदेश में जारी किए जा चुके हैं। मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 516 मेगावाट के रूफटॉप प्लांट लगाए गए हैं। देश में पहले नंबर पर गुजरात और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। गुजरात में 1527 मेगावाट और महाराष्ट्र में 861 मेगावाट कैपेसिटी डेवलप की जा चुकी है। राजस्थान में मौजूदा गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 2.48 लाख नए कृषि कनेक्शन समेत 20.63 लाख बिजली कनेक्शन जारी किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में 12.55 लाख घरेलू कनेक्शन, शहरी इलाकों में 3.51 लाख घरेलू कनेक्शन और 3,319 बीपीएल कनेक्शन इसमें शामिल है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर यानी 2021 से 22 में 60,672 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। चलिए फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।